बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, साइंस जो है ना वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गया है कि अब तो हम उल्टी सीधी चीज़ें भी जो है ना वो बनाना शुरू कर दी। एक जापान है, उधर एक ऐसी मशीन जो है ना तैयार की गई है जहाँ पर इंसान जो है उसकी धुलाई होती है, मगर ये धुलाई जो है ना ये नहाने वाली धुलाई है। ये इंसानों को नहलाने के लिए एक मशीन बनाई गई है और ये 15 मिनट के अंदर इंसान को ऐसे झकास नहला देती है और साथ साथ उसको जो है ना खुश्क भी कर देती है। इसके अंदर माइक्रो बबल्स होते हैं, जो आपको माइक्रो बबल्स के ज़रिए इसको आपकी बॉडी को वॉश किया जाता है। और इसके अलावा इसके अंदर आप लेट के नहाते हैं, ठीक है। आपने वहाँ जाकर बस उस मशीन के अंदर लेटना है, ये आपको नहलाएगी, आपको स्क्रब करेगी, आपको पूरी अच्छी तरीके से वॉश करेगी। और इसके अंदर आपके पास टीवी भी है कि आप इसके अंदर लेटने के बाद अपनी मनपसंद कोई मूवी लगा लें, कोई गाने लगा लें, कोई भी आपको अच्छा लगता है। अब मेरा गाना लगा लें, मेहंदी वाली रात जो नया आया है वो आप लगा लें, अब उसके बाद आप इंजॉय करें ठीक है। तो ये एक बड़ी लेटेस्ट मशीन है। अच्छा, उसके अलावा इसका एक और अच्छा काम है कि आपकी जो दिल की धड़कन है ना ये इसमें भी आपको हेल्प करती है, ठीक है। अब कंपनीज जो है ना वो ये कहती हैं कि इस मशीन को बनाने का मकसद जो है ना वो नहाने के अमल को आसान बनाना है। अब मैं ये सोच रही थी कि भाई ये नहाना कितना कोई मुश्किल है। हम वही वाली बात हो गई कि हमारी जो बुज़ुर्ग, हमारे जो लोग हैं घर के, वो हमेशा ये कहते हैं ना, जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो लोग नहाते कम है, तो वो हमेशा कहती हैं कि भाई पहला डोंगा जो है ना वो ही ठंडा लगता है, वो पहला डोंगा दीवार से फेंक दो तो दूजा डोंगा डालो तो उसको सर्दी नहीं लगेगी, वो पानी ठंडा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है बस ये आसानियाँ ठीक थी जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे। मगर अब ये जो चाइना जो हमें कह रहा है कि इतना इसको मतलब इतनी भी मेहनत नहीं करनी कि आपने उठ के नहाना है, फिर अगर आपने नहाना भी उठ के नहीं है तो फिर करना क्या है। अब जाहिर सी बात है इस तरह की जो मशीन्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, ये हमें ख़ुद भी हमारे अंदर जो है ना काहिली पैदा कर रही हैं और हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज़ फिर आने ही आने हैं, क्योंकि हम तो हिलने के जोगे नहीं है, नहाना भी लेट के है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना इसके 50 यूनिट्स जो हैं वो बनाए गए हैं इस मशीन के अंदर। अब इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो वो है $3,85,000, जो कि पाकिस्तानी 10 करोड़ और ऑलमोस्ट कोई 80 लाख 70-80 लाख बन जाते हैं। मतलब नहाने के लिए इतना पैसा लगाना है आपने, मगर इतनी जान नहीं लगानी कि मरे जाके नहा लो भाई, इतना तो कर लो भाई। मुझे तो वाकई ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि मेरे सेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इधर माशरे की बात कर रही हूँ। कभी आप बाहर निकले तो वो बिल्कुल सफाई का कोई ख्याल नहीं रखते, उनके हुलिये से उनको देख के पता चल जाता है कि नहाए कोई नहीं है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हाँ पिछली ईद तो नहाया था यार, ऐसे भी लोग हैं। औरतें भी हैं कुछ ऐसी जो नहाती नहीं है, नहाने की चोर है, उनके सर जुओं से भरे पड़े। वो जो एलर्जी नहीं होती, गंदी एलर्जी, वो जुओं की वजह से होती है सर में, तो वो लोगों के भरे पड़ी है सर के अंदर और उनको शर्म भी कोई नहीं है। मैं बोलना नहीं चाहती, मगर मैंने बड़े पहले ड्रामे किए हैं ऐसे ऐसे जिनमें कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ऐसी होती थी, बड़ा बड़ा नाम है, तो उनके सर जुओं से भरे पड़े होते थे और वो बेचारी मेकअप आर्टिस्ट मुझे कह रही होती थी कि साइड पे खड़े होकर एक बार देखना मैं इनके बाल कैसे बनाऊं। और वाकई हम जब साइड पे ऐसे खड़े हो जाएं, कुछ ऐसी लड़कियां होती थी जो सर का ख्याल नहीं रखती थी, उनके सर गंदे एलर्जी से भरे हुए होते थे, जुओं से भरे हुए। तो मैं ये कहती हूँ कि जो स्प्रेज इतने केमिकल्स ये लगते हैं, जाके फिर सर धोया करना चाहिए हमें। ये नहीं कि हम इसी में सो जाएं, फिर जुएँ पैदा होंगी, क्योंकि ये सब गंदगी होती है जो इतने केमिकल्स हमें सर पे लगते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, H. पाइलोराई, पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँ कि मैंने सही कहा है डॉक्टर साहब? H. पाइलोराई ठीक है ना, अब ठीक है मैंने। H. पाइलोराई एक बैक्टीरिया है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब हमारे पास हमने मधु किए हैं। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान नईम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में मधु होते रहते हैं। मगर आज इस टॉपिक को एलैबोरेट करने के लिए हमने बुलाया, क्योंकि देखिए H. पाइलोराई जो है ना उसके बारे में हमने बड़ी गलत चीज़ें सुनी हैं कि ये मैदे के अंदर जो है ना जाके आपके मैदे से आपके दिमाग में चला जाता है बैक्टीरिया, फिर ये आपको जो है ना बहुत सी चीज़ें कॉज करता है। जैसे अब मैदे में ये जलन भी पैदा करता है, गंदे गंदे बर्ब्स इससे आते हैं, गैस प्रॉब्लम रहता है, ब्लोटिंग रहती है, फिर सबसे बड़ी बात अल्सर की जो शिकायतें हैं वो इसकी वजह से ही सुनने को आती हैं।
इसके बारे में, क्या ये बातें सच हैं, झूठ है, और अगर इसका कोई बहुत ऐसा गंदा हाथ है हमारे उस पेट के बैक्टीरिया मैदे के लिए, तो फिर हमने इसका इलाज भी आज इनसे पूछना ही पूछना है। तो ये पहले पूछ लेते हैं कि है क्या। मुझे नहीं लगता आपको सही से पता होगा एच पाइलोरी है क्या, है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे बताइएगा एच पाइलोरी है क्या डॉक्टर साहब? अच्छा, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। हाँ। और दुनिया की आधी आबादी के पेट में ये बैक्टीरिया है। अच्छा। पाकिस्तान, हमारी जो टेक्स्ट बुक है जिसकी काफ़ी जल्दें हैं, हज़ारों सफ़े हैं, उसमें एक जगह पाकिस्तान का जिक्र है, और वो ये है कि पाकिस्तान में एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा है, और हमारी पॉपुलेशन में इसका जो इंसिडेंस है, जो रेशो है, वो तकरीबन 80% लोगों को है। इसलिए एच पाइलोरी को हवा नहीं बनाना, हाँ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को है, कुछ लोगों को नुकसान भी देता है, लेकिन ये कोई इतना ख़तरनाक जरासीम नहीं है। अगर इतना ही ये ख़तरनाक होता और 80% लोगों में रह भी रहा है तो हम सभी तकरीबन बीमार होते। तो सबसे पहली तो बात ये है कि डरना नहीं है। अच्छा, ये कोई इतना ख़तरनाक नहीं है। हाँ, इलाज कैसे करना है उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, किन लोगों को नुकसान देता है, लेकिन सबसे पहला पैगाम यही है कि इसकी बेस पे आपने लोगों के हाथों में खेले नहीं जाना। कि हम देखते हैं कि कोई भी बीमार है, उसे कहते हैं जाओ एच पाइलोरी करवा के आओ। एच पाइलोरी करवाता है, पॉजिटिव आता है, 80% लोगों को है पॉजिटिव आएगा ही, 80% चांसेस है। कहते मैंने तुम्हें कहा था ना, 80% चांसेस होते हैं, तुम्हें कहा था एच पाइलोरी है। तो इसलिए ये कोई इतना हवा नहीं बनाना, ये कोई इतना खतरनाक नहीं है। और एक जरासीम है, बैक्टीरिया है जो पेट में रहता है, जो अमूमी तौर पे 2-3 काम करता है। मैदे की सोजिश करता है, मैदे में सोजिश की वजह से थोड़ी जलन होती है, और समटाइम्स ये मैदे में अल्सर बना देता है। अमूमी तौर पे ऐसा ही है। एक इसका काम थोड़ा सा जो मैं देखता हूँ कि हमारी पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मैं मैदे का डॉक्टर हूँ, मैं मैदे के मरीज़ देखने चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा मरीज़ वो देख रहा होता हूँ जो एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की खराबी के साथ आते हैं। अच्छा। उसकी प्रॉब्लम ये है कि एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा है। एच पाइलोरी की वजह से जो हमारे नॉर्मल दोस्त जरासीम है, जिन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। और प्रोबायोटिक्स का जो काम है हमारे पेट में, वो है सेरोटोनिन बनाना। सेरोटोनिन खुशी का हार्मोन है। खुशी, इत्मीनान, तसल्ली जो है, वो सेरोटोनिन जो 80% है वो पेट से आ रहा है। जब वो सेरोटोनिन बढ़ेगा, जब बनेगा, तो हमें खुशी, तसल्ली, इत्मीनान और ज़िंदगी की सेटिस्फेक्शन मिलती है। एच पाइलोरी उसे इफेक्ट करता है, प्रोबायोटिक्स को, जिसकी वजह से सेरोटोनिन कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैदे के अक्सर मरीज एंजाइटी, चिड़चिड़ापन और नींद की खराबियों के साथ आते हैं। सिर्फ एच पाइलोरी को हम अगर ट्रीट कर दें तो इनसे भी बेहतरी हो सकती है। आखिरी जो चीज़ है जो मैं डिस्कस बड़ा हिचकिचाते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि वो मिलियंस में से किसी एक को होनी है, लेकिन उसे यूज़ बहुत किया गया कि एच पाइलोरी वाहिद ऐसा बैक्टीरिया है जो कैंसर भी कर सकता है, लेकिन इसकी रेशो बहुत कम है। मगर फिर भी आपने कहा कि डरना नहीं है डॉक्टर साहब, फिर आपने तो डराया नहीं, आपने तो धमका भी दिया। एक ब्रेक लेंगे। अभी डॉक्टर साहब कहते डरना नहीं है, फिर कहते हैं नहीं डरो मत, कैंसर। ब्रेक। अच्छा, थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब जो कह रहे थे एच पाइलोरी से जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना 100 में से 80% जो लोग हैं उनको हो सकती है। मगर हमें ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने डरा दिया कि इससे कैंसर भी हो सकता है। अब डॉक्टर साहब ये क्या गेम किया आपने हमारे साथ? कैंसर का जो रिस्क है वो 10 लाख में से, लाखों में से किसी एक को होना है, और वो भी बड़ा ट्रीटेबल है। सिर्फ एच पाइलोरी को ट्रीट करना और उससे ट्रीट हो जाना है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एच पाइलोरी का
अच्छा, हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है वो अपनी डिजीज़ की बजाय एच पायलोरी पे फोकस होता है कि मुझे ये हो गया, ये ठीक कर दो, हालांकि उसकी प्रॉब्लम कुछ और चल रही होती है। चूँकि प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा है तो लोगों में इसके वसवसे, इसका खौफ, इसकी वजह से बेचैनी बहुत ज़्यादा है। हम बस उसे कम करना चाह रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे सुनने में आए हैं, आई डोंट नो बट सम रिसर्च वर देयर, कि कुछ लोग इसकी वजह से जो है ना सुसाइड की तरफ भी जाते हैं। उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो ऐसा भी कुछ होता है? कोई एंजाइटी, डिप्रेशन को जब ये बढ़ाती है तो बंदा इस तरीके की चीज़ें, आइसोलेशन और फिर सुसाइड, इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में लाता है, सोच लाता है ऐसी? सिर्फ एच पायलोरी की मौजूदगी इन चीज़ों को कर दे ऐसा मुमकिन नहीं है। ये नामुमकिन बात है, ये सिर्फ मिथ्स है। हाँ, एच पायलोरी भी हो और साथ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हों, सराउंडिंग्स भी ऐसी हों, प्रोबायोटिक्स भी ख़त्म हो गए। वैसे पूरा माशरा मैं तो कह ही नहीं सकती कि जो है ना डिप्रेशन से दूर हो या किसी को कोई टेंशन ना हो। कहते हैं ना, गांधी साहब ने भी कहा, जब तक इंसान ज़िंदा है उसके साथ ये सारी चीज़ें चलेंगी, इंसान के साथ है। कोई इंसान भी बिल्कुल टेंशन फ्री नहीं हो सकता। हाँ, बस एक्सट्रीम्स है ना। एक होता है नॉर्मल जो ह्यूमन उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें तो मसला नहीं है। लेकिन जो एक्सट्रीम्स की तरफ चले जाएं, कोई किसी का ख़ानदान का बच्चे का मसला हो गया, कोई शोहर का मसला हो गया, तो अब आपके क्वेश्चन जो था एच पायलोरी की वजह से खुदकुशी कोई कर सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसी कोई दिमागी सोच, कोई गंदी बात, कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोच, ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, these things are fake, right? ये सब मिथ है, बकवास है, बोलने वाली बस एविडेंस बेस्ड नहीं है। एज ए डॉक्टर आपने जो भी बात करनी है उसके पीछे एक डाटा रिसर्च होनी चाहिए जो 1000-2000 कम से कम मरीजों पे हो, तो फिर आप कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा ख्याल है, वो मेरे ख्याल में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। और सर, इसके जो सिम्टम्स हैं जिसमें मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कोई बर्ब है, ब्लोटिंग है, अजीब सी किसी भी स्मेल को ज़्यादा एक्स्ट्रा फील करना, थोड़ा सा वॉमिटिंग फील करना और खट्टे खट्टे डकार आना, सीने की जलन भी, ये सारी चीज़ें हैं इसके साथ, इसी से जुड़ी हैं। अगर ये सब कुछ हो, मैदे की सोजिश हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, डकार आ सकते हैं, पेट फूल सकता है, ये इसकी अमूमी तौर पे अलामात है। अच्छा, सबसे कॉमन इसकी सिम्टम पता कौन सी है? कोई सिम्टम नहीं। हमने कैसी बात, जीरो सिम्टम, नो सिम्टम। मतलब बंदे को फिर पता कैसे चलेगा? आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि सिम्टम भी कोई चीज़ नहीं है तो वो एच पायलोरी का शिकार है? हाउ पीपल विल गेट दिस? यही आपको बता रहा हूँ ना, 80% लोगों को है। कितने लोगों को सिम्टम है? 10% को भी नहीं है। हाँ। 70% तो बगैर सिम्टम के और कुछ करना भी नहीं है। हाँ। अच्छा, वो उन्हें कुछ कह भी नहीं रहा, तो फिर जब कह ही नहीं रहा तो फिर पता कैसे लगाएंगे कि वो कुछ कह नहीं रहा? तो लगवाना क्यों है जब तंग ही नहीं कर रहा? अच्छा, अब समझ आ रही है मुझे। मतलब अगर आपको तंग नहीं कर रहा तो आपने जबरदस्ती पता लगाने की कोशिश नहीं करनी। जी, यही। और ये भी तो मसला है कि अगर है तो हमने उसको छोड़ देना है, वो हमें अच्छा कुछ नहीं कह रहा। फिर वो जो कैंसर वाली बात है सर, वो कहाँ से आ रही है? कैंसर ऐसे थोड़ी होगा, कुछ कहेगा नहीं। कैंसर तो तभी होगा जब अलामात होंगी। सबसे पहले मैदा सूजेगा, उसके बाद मैदे में ये अलामात आएंगी, तेजाबियत वगैरह, उसके बाद अल्सर बनेगा, उसके बाद ब्लीडिंग होगी, उसके बाद वेट लॉस होगा, उसके बाद आंखों में पीलापन आ सकता है, उसके बाद काले पखाने आएंगे, फिर जाके शायद कैंसर बने। अच्छा, तो ये एक एक्चुअली डर और खौफ है जो हमें फैला दिया गया है। ऐसे ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर किसी इंसान को हो भी जाती है, उसको नहीं भी पता, तो कोई डेंजर कॉज नहीं करेगा। अगर अलामत नहीं कर रहा तो कुछ नहीं करना। अच्छा, अलामत करेगा तो उसका इलाज करना। ठीक है। अच्छा, वैसे हम इन चीज़ों से बचने के लिए, आपने कहा ना जैसे 80% लोगों को माशरे में है और लोगों को पता कोई नहीं चलता, इसके जो टेस्ट वगैरह हैं वो कौन से होते हैं? अगर कोई आम बंदा ऐसे ही कराना भी चाहता है। 4 किस्म के टेस्ट हैं। हाँ। एक ब्लड के टेस्ट है, ब्लड में एंटीबॉडीज चेक करती हैं। दूसरा स्टूल का टेस्ट है। तीसरा सांस के ज़रिए एक टेस्ट का नाम है यूबीटी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, वो करवाया जाता है। और चौथा टेस्ट है एंडोस्कोपी के ज़रिए बायोप्सी लेकर या अंदर से टुकड़े लेकर छोटे छोटे बिल्कुल वो देखते हैं। मगर ये शदीद तकलीफ की आलम में जाके फिर एंडोस्कोपी वाली सिस्टम एंडोस्कोपी की इंडिकेशन, पहले तो ऐसे तो कोई नहीं करा सकता। एच पायलोरी के लिए तो कोई भी एंडोस्कोपी नहीं करता। कोई और प्रॉब्लम हो तो हम बायोप्सी ज़रूर लेते हैं ताकि देख लें एच पायलोरी। सर, कोई एच पायलोरी किसी को पता हो या ना हो, मगर हो ही ना उसको जिस्म में, इसके लिए कोई लहसुन, कोई ऐसी हर्बल मेडिसिन या कोई घरेलू टोटके नुस्खे कोई काम करते हैं जो इंसान अपनी रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल में ऐड करे तो उसको ज़रा
सबसे सुकून रह गया, पहले मुझे तो नहीं हो सकता ये। एच पेलोरी सबसे पहले तो जाना है मुंह के जरिए, ठीक है। गंदे पानी से, गंदी खुराक से, हाइजीन बेहतर कर लें। ओके, दूसरी बात, अपनी इम्यूनिटी मतलब बाहर के खानों से भी, गंदे खानों से, बार बार तेल में पकने वाले जो रेस्टोरेंट में चीज़ें मिलती हैं उनसे, पानी से, खास तौर पे पानी गंदे का सबसे हाथों बड़ा से। प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। पानी और गंदी खुराक, सबसे पहले हाइजीन बेहतर होगी। ठीक है। दूसरा, इम्यूनिटी बेहतर करनी है, प्रोबायोटिक्स वगैरह, जिसमें दही सबसे बेहतर, अच्छा, दही ज़रूर लें। तीसरा, अच्छे वाले फाइबर्स फ्रूट्स में जो है वो अच्छा। ज़रूर अब लें। जैसे सर्दियाँ भी है तो दही का कोई टाइम? कोई किसी टाइम भी ले सकते हैं, बस खट्टा ना हो, ख़राब ना हो। ओके। और रात ये के खाने के HPLD साथ लिए भी काम लोग करता लेते है? हैं, सुबह नाश्ते के साथ भी लेते वाह हैं। वाह वाह, ठीक है। तो किसी टाइम में प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स। ठीक है। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज हाँ, और हाइड्रेशन, है। इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। ओके। और आखिरी चीज़ है फाइबर्स, अच्छे वाले, जो कम्प्लेक्स फाइबर्स हैं जो फ्रूट्स में है, जैसे केला है, सेब है, नाशपाती है, अमरूद है, वो अगर आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और आपके जो प्रोबायोटिक्स हैं उन्हें भी खुराक मिलेगी। जब प्रोबायोटिक्स को खुराक मिलेगी तो आपके बाकी जो गंदे वाले जरासीम है वो उन्हें अभी जो मेडिकल प्रोबायोटिक्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? आई कांट रिकमेंड एक्चुअली कि मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो एंड पे रखनी चाहिए। अब जिस तरह एच पेलोरी के लिए भी 3-4 एंटीबायोटिक्स हम इकट्ठी करके देते हैं, बट रिकमेंडेशंस तब हैं वो जब स्वेयर डिजीज़ हो। परफेक्ट। आम पॉपुलेशन को कभी भी दवाई की तरफ नहीं लगाना चाहिए। गॉट इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एच पेलोरी कोई इतनी डेंजरस चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक अगर आपको है भी और आपको तंग नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती का उसका पता लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। उस पते पे आप ख़त नहीं लिख सकते, तो घबराएं नहीं, मगर कुछ अपने प्रोबायोटिक्स और ख़ास तौर पे कुछ कार्ब्स जो है अच्छे हेल्दी, वो अपने अंदर जो है ना इनटेक लें, अच्छी ऐड करें, अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल करें, और बाहर के जो गंदे जंक फूड्स हैं या गंदा पानी, उससे परहेज़ करें, फिर आपको ये कभी भी नहीं होगी। ठीक है, टेक अ ब्रेक। थैंक यू सर। हमारे पास जनरल हॉस्पिटल से आई स्पेशलिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर सना जहांगीर हैं। पहले भी हमारे शो पे मधु हो चुकी हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं, स्पेशली आँखों के बारे में कि किस तरीके से अपनी आँखों का ख्याल करना है। आज हम पूछेंगे दूर की जो नज़र कमज़ोर होती है वो, और जो करीब की नज़र कमज़ोर होती है जिसको म्यूपिया कहा जाता है, तो ये क्यों होती है, किस वजूहात की वजह से होती है, और अगर है तो फिर इनका क्या ख्याल है, और क्या जैसे आपको, जैसे हम लोगों को नहीं पता होता कि किस उम्र से आंखें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि 40 के बाद जो है वो आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, आंखों में आपको बिनाई जो है वो कम दिखाई देना शुरू होता है। इसमें क्या सच्चाई है, इनके बारे में भी हम जानेंगे सना से। जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? वंडरफुल। आप सर्दियों में इतनी खूबसूरत शॉल के साथ और इतने खूबसूरत स्ट्रीक्स के साथ बहुत प्लेजेंट लग रही है। सो मच। अच्छा जी, अब मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि ये जो मिथ है क्या है कि 40 के बाद जो है ना आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं जी, तो इसमें क्या सच्चाई है, ये सच है? देखिए, जो 40 इयर्स तक हमारे पास इतना रिज़र्व होता है कि हम करीब और दूर की नज़र बहुत अच्छी हमें नज़र आता है। जो 40 के बाद की मिथ है ना, उसको वो मिथ नहीं है, वो एक रियलिटी है। उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। उसके अंदर आपकी करीब की नज़र के लिए आपको हेल्प दरकार होती है, यानी आँखों के अंदर की जो एबिलिटी है टू फोकस वो कम हो जाती है। तो आपको करीब के लिए चूँकि ज़्यादा एग्जर्ट करना पड़ता है, आपके लेंजेस की शेप चेंज होती है, वो लेंजेस की शेप इलास्टिसिटी उनकी कम हो जाती है, तो वो करीब के लिए फिर इतना क्लियर देख नहीं पाते। कॉन्सिक्वेंटली आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब वो करीब के लिए स्ट्रगल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो अपना फ़ोन दूर करते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर जब उनको उस एक लेंथ के ऊपर, आर्म्स लेंथ के ऊपर नज़र आना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर वो ग्लासेस की तरफ आते हैं। इसका मतलब करीब की तकलीफ देना शुरू कर देती है 40 पे। अच्छा, तो ये हर एक के साथ होता है ऐसे ही? अगर कोई अच्छी ग़िज़ा खाई है और अच्छा ख्याल रखा है अपनी सेहत का, इम्यून अच्छा है, तो उसके बावजूद भी तंग करेगी? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो 1-2 साल बोनस में गुजार लेते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको 40 के बाद नियत की हेल्प चाहिए होती है। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको माइनस की ऐनक लगी होती है सारी ज़िंदगी, जो मायोपिक्स होते हैं, उनको ये एडवांटेज हासिल होता है क्योंकि ऑलरेडी उनके लेंजेस के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, तो वो ऐनक उतार के तो देन दे आर एबल टू सी क्लियरली। लेकिन जो बाकी जिनकी सारी ज़िंदगी कोई ऐनक नहीं लगी होती, या जो हाइपरमेट्रोप्स होते हैं प्लस नंबर ऑलरेडी दूर के लिए लगाते हैं,
उन सबको करीब की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, किसी की अगर नज़र कमज़ोर है, करीब की या दूर की जो भी, तो ये जेनेटिक भी होता है बचपन से, मतलब बच्चे में कैच किया जा सकता है, पता किया जा सकता है कि कोई जेनेटिक, इसको ये आई इश्यूज़ हैं, इसकी नज़र की कोई बिनाई का कमज़ोरी है? जी, जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं और बहुत सारी और आई की कंडीशंस एंड जनरल बॉडी की कंडीशंस वो जेनेटिक होती हैं। अब वो किस हद तक एक बच्चे के अंदर एक्सप्रेस होती हैं, ज़ाहिरी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये आप पिक सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं जैसे अब बहुत सारे स्कूल्स के अंदर स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है। 3 इयर्स 4 ईयर 3rd क्लास 4th क्लास के अंदर बच्चों की आई साइट चेक होनी शुरू होती है बहुत सारे मेजर स्कूल्स के अंदर। तो उस स्टेज के ऊपर फिर वो पिक कर लेते हैं कि बच्चों को नज़र नहीं आ रहा, बट दे कैन जस्ट इन्फॉर्म द पेरेंट्स के नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद का काम फिर हमारा होता है कि नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्या कोई ऐनक के नंबर की ज़रूरत है या खुदा न खास्ता कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बच्चा देख नहीं पा रहा। अच्छा, मोस्टली नाज़रीन हमारे पास ये होता है कि हम जब घरों में अपने जैसे माएँ वगैरह होती हैं तो बच्चों को पाल रही होती हैं, अच्छी ग़िज़ा दे रही होती हैं, अच्छा खिला पिला रही होती हैं, मगर बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा वीक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। घर भी आते हैं तो उनको स्ट्रेस, फटीक बड़ी फ़ील हो रही होती है, सर में दर्द हो रहा होता है, नौजिया सा फील हो रहा होता है, इरिटेट से हुए होते हैं। और क्लास में भी ना टीचर बार बार शिकायत करती हैं कि बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे, बच्चे जो है ना फोकस नहीं कर पा रहे। असल में हम हर चीज़ को तो देख रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोस्ती यारियों में पड़ गए बच्चे जो दोस्तों में बातें करते रहते हैं और फोकस नहीं कर रहे पढ़ाई में, मगर हम कभी ये नहीं फोकस करते कि हो सकता है उसको पढ़ने में दुश्वारी हो रही हो, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं वो या जो प्रोजेक्ट पे दिखाती हैं टीचर्स बच्चों को वो दिखाई ना दे रहा हो, या फिर कॉपी में लिखते वक्त उसको जो है ना डिस्टर्बेंस हो रही हो, बार बार आंख मल रहा हो। तो जब हम घर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि बच्चों की कहीं आँखें तो नहीं कमज़ोर हो रही हैं, आइज़ अगर उनकी वीक हो रही होगी तो उसकी वजह से वो पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर सकेंगे। मोस्टली जब ये स्कूल से आपको शिकायत सुनने को मिले ना, तो फिर ख़ास तौर पर बच्चे का घर पर जो है ना ओरली ये टेस्ट करें, बच्चों को उठाएं, देखें कहाँ उसको दुश्वारियाँ हो रही, आंखों से पानी तो नहीं आ रहा, आंखों में जलन तो नहीं हो रही। तो इसके ऊपर ज़रा प्लीज़ बात कीजिए। देखिए, जो बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जब उनको नज़र नहीं आ रहा होता, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लेट्स से अभी स्कूल जाना शुरू हुए हैं, वो आपको इतनी क्लियरली ये नहीं कह सकते कि हमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसे ही है, मगर उनके बिहेवियर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्राइमरीली ये कि वो टीवी के बहुत करीब जाके देखेंगे। अच्छा, उनकी दूर बच्चों की जो है वो दूर की नज़र से कमज़ोरी शुरू होती है या? देखें, 2 किस्म की आई की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं मायोपिया और एक को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको समझने के लिए आप बेसिकली ऐसे समझें जैसे आँख एक कैमरा है, उसका एक फ्रंट का लेंस है, उसके अंदर एक लेंस है जिसकी पावर हम एडजस्ट कर सकते हैं, और उसकी एक स्क्रीन है, पीछे फिल्म है जिसके ऊपर आपका इमेज बन रहा है। अच्छा, इसी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे मैं आपको आई का बता सकती हूँ। ठीक है, अब जो आँख जिसको हम कहते हैं मायोपिक है या जो दूर की नज़र जिसकी कमज़ोर है लेकिन वो करीब की देख सकता है, उस बच्चे के लिए कैमरे के अंदर अगर आप एक सिस्टम देखें तो उसका जो सारा का सारा इमेज है वो फिल्म के पीछे बन रहा होता है। ठीक है, फॉर डिस्टेंट विजन। लेकिन करीब के लिए एक सर्टेन डिस्टेंस तक जितना उसका नंबर है उतना वो करीब का देख सकता है। ठीक है, सो ऐसे बच्चों के लिए होता ये है कि ये बोर्ड तो करीब से नहीं देख पाते हैं। इवन ये आपकी टीचर्स भी यही कंप्लेन करती हैं कि ये कॉपी ठीक नहीं कर पा रहा, ही इज़ नॉट एबल टू नोट डाउन वट एवर हम पढ़ा रहे हैं ठीक से। बच्चा आपको खुद क्या कंप्लेन करेगा कि उसको सही नज़र नहीं आ रहा, उसको हेडेक हो रही है। ठीक है, और वो पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें मल रहा है, जस्ट बिकॉज ही स्ट्रगलिंग कि उसको नज़र आ जाए। ठीक है, जब आपको ये प्रॉब्लम अवेयर आप हो जाएं तो ज़ाहिरी उसके बाद आपको सबसे पहले उसकी नज़र ही चेक करानी पड़ेगी देखने के लिए कि उसको क्यों नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अच्छा सुनिए, मैं यही क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू नो वी ऑल शुड नो अबाउट इट, इसी को यहीं से एलैबोरेट थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा बल्कि और शुरू से हम बात कर लेंगे, मगर ये बात बहुत ज़रूरी करना कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की आँखें कमज़ोर तो नहीं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, दोबारा हम यहाँ से एलैबोरेट करेंगे कि जो माएँ हैं ना, ख़ास तौर पे हमसे मिस्टेक ये होती है कि जब हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, छोटे होते हैं और 7-8 साल 9 साल 10 साल की उम्र होती है, और बच्चे ना बड़ा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि आज स्कूल नहीं जाना, इरिटेट हो रहे होते हैं, और उनको स्कूल से भी ना बड़ी शिकायतें होती हैं, और
कंप्लेन आ रही होती है बार बार टीचर्स की कि आपके बच्चे जो है ना पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहे, उस वक्त हम ये नहीं देखते कि हो सकता है हमारे बच्चों को कोई नज़र का कोई इशू हो रहा है, वो जो लिख के दे रही हैं बैक बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे पढ़ा रही हैं वो नहीं दिख रहा, या कॉपी में उनको लिखते हुए राइटिंग में कोई इशूज़ हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे हम आज। तो आपने क्या कहा है कि प्लीज़ हमें इसका बता दें कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमने इसको एड्रेस करना है कि हमारे बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। देखिए, मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी अपनी बेटी है छोटी, एंड जब वो अभी स्कूल भी नहीं जाती थी तो मुझे पता लग गया था कि उसकी नज़र कमज़ोर है, बिकॉज वो टीवी के पास जाके खड़ी हो जाती थी। सो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट हिंट। कितने साल की थी ये? थी 3 साल की थी तब। तो इतनी सी बच्ची का एड्रेस हो गया क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इसको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, आप ये गौर करेंगे कि जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है, इवन बिफोर दे स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, उनका एक लिमिटेड स्फीयर होता है जिसके अंदर वो सब कुछ देख रहे हैं और कर रहे हैं। दूर से उनको कोई क्यू मिलेगा तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, आपके पास ये हिंट्स आने लग जाते हैं। अच्छा। बिकॉज जो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए रियलाइज़ करने की है वो कि सिर्फ आई साइट इज़ नॉट द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आपका बच्चा देख नहीं पा रहा। कुछ बच्चे पैदा होते हैं कंजेनिटल कैटरेक्ट्स के साथ, तो उनको जल्दी एड्रेस करना ज़रूरी होता है, बिकॉज आपके बच्चे के नज़र के रास्ते बन रहे हैं। अप टिल 10 ईयर्स आपके पास ये टाइम है कि या आप उनको एनक लगाएं या आप उनकी कोई सर्जरी होने वाली है तो वो करवाएं, ताकि वो जो सर्जरीज हैं वो छोटी उम्र में जी हो जाती हैं। अच्छा। जी हो जाती हैं और कर देनी चाहिए। अच्छा। बिकॉज अगर आप उनको क्लियर विजन नहीं देंगे, हाँ, और वो 10 साल की उम्र तक फजी विजन में गुजार देंगे अपना टाइम, तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आप उनके नज़र के रास्तों को डेवलप नहीं कर सकते। छोटे बच्चों की कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं जो कि सेफ़ है? देखिए, अगर तो छोटे बच्चे हैं और कंजेनिटल कैटरेक्ट्स के साथ पैदा हुए हैं तो उनको एड्रेस कर देते हैं, लेंस निकाल देते हैं, उनके कैटरेक्ट्स निकाल देते हैं, फिर कुछ अर्सा वेट करने के बाद उनको इंट्राओकुलर लेंसेज डल जाते हैं। सो ये वो सर्जरी है जो बिल्कुल बेसिक है और जो वक्त पे हो जानी चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब पीछे से पर्दे के मसाइल हों। उनको एड्रेस करना छोटे बच्चों में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन एड्रेस कर देना ज़रूरी होता है। मगर ये लेज़र ऑपरेशन तो नहीं होते? नहीं, लेज़र के लिए तो हम 18 साल तक के से पहले बात ही नहीं कर पाते। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया को अगर आप गूगल करेंगे तो उस पर निकलता यही है कि फार साइटेडनेस, यानी कि वो दूर का क्लियर देख रहे हैं। हालांकि जो हाइपरमेट्रोप्स होते हैं उनकी डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पर डिपेंड करता है कि क्या वो करीब और दूर दोनों फजी देख रहे हैं या वो सिर्फ दूर क्लियर देख रहे हैं और करीब फजी देख रहे हैं। तो ये चीज़ पेरेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। बेस्ट उसका ऑप्शन ये है कि जब आपका बच्चा टीवी के करीब जा रहा है, स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है, बोर्ड से सही कॉपी नहीं कर रहा, टीचर के साथ या आपके साथ एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, ये आपके लिए वो वार्निंग साइंस हैं कि मेरे बच्चे को नज़र नहीं आ रहा, दे आर नॉट सीइंग क्लियरली। तो इनको जल्द अज जल्द चेक करवाएं और जो ऐनक लगती है लगवाएं। लगवाने के बाद भूल नहीं जाना, बिकॉज बच्चा ग्रो कर रहा है, जैसे उसकी बॉडी ग्रो कर रही है उसके नंबर भी ग्रो हो सकते हैं, तो उसका नंबर चेंज हो रहा है। उसका नंबर 6 मंथ्स में डेफिनेटली चेक होना चाहिए। सूनर अगर वो कहे कि जी मुझे दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, या मुझे उससे फिर वही आपको मसाइल आने लग जाए बावजूद ऐनक के। आप यकीन करें कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं ना, जिनकी जो मायोपिक बच्चे होते हैं, यानी कि जिनके माइनस के नंबर होते हैं, वो चूंकि करीब का क्लियर देख रहे होते हैं तो उनकी नज़र डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो जिस दिन आप उनको ऐनक लगा देते हैं उस दिन के बाद से वो ऐनक उतारना नहीं चाहते। अच्छा, एक हम न्यूज़ की ब्रेक लेंगे, इट्स इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी बच्चों के बारे में बात की थी, फिर अब हम बड़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी नज़र ख़राब हो चुकी है। ब्रेक के बाद ओके, डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं और हमने बच्चों के ऊपर तो बात की, अब हम बड़ों के ऊपर बात करेंगे। जब बड़ों की आंखें कमज़ोर हो जाएं और किस पॉइंट तक अगर टेस्ट कराएं, तो वो उसके बारे में पहले यहाँ से शुरू कर दें कि जब हमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। देखें, अगर तो आपको कोई हेल्थ इशू है, फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या आपको जोड़ों के मसाइल हैं, तो बेहतर ये है कि आप साल में एक दफ़ा अपने आप को ज़रूर चेक करवाएं, बेसलाइन एवेल्यूएशन करवाएं। डायबिटिक्स के लिए तो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है कि आप साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाएं, आगे से लेके पीछे तक चेक करवाएं। फिर एज़ योर डिज़ीज़ है उस पॉइंट पे, उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है कि आपने आना है, कब आना है फॉलोअप के लिए। जब आपका पहला विजिट होता है उसके ऊपर आपकी आई साइट भी चेक हो जाती है, आपके बेसिक एग्ज़ाम रेटना का भी हो जाता है, आपको एक ऑल
की रिपोर्ट मिल जाती है कि आप कहाँ खड़े हैं। सो आई वुड व्हाट माय रिकमेंडेशन इज़ कि 40 के बाद साल में एक दफ़ा अपने आप को ज़रूर चेक करवाएं एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर, बिकॉज कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो बिल्कुल साइलेंट होती हैं, जैसे ग्लोकोमा, काला मोतिया, वो आपको बताती भी नहीं है कि मैं आ गई हूँ, एंड देन वो आपको जब डैमेज एक हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको आइडिया होने लगता है कि आई एम इन ट्रबल। मतलब इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं है? नहीं, ग्लोकोमा इज़ अ साइलेंट डिजीज़, जिसे काला मोतिया कहते हैं। वो एक बहुत साइलेंट डिजीज़ है, वो आपकी साइडों की पेरिफेरी विजन की ख़राब करती है। तो अनलेस कि आपको कोई वक्त पे चेक कर ले, आपको वो सिम्टम नहीं देती जब तक कि वो काफ़ी एडवांस नहीं हो जाती। अच्छा, और किसी को आंखें हिली थोड़ा सा ब्लरी फील हो रहा हो जी, तो आफ्टर 40 जी, तो ये इश्यूज पे भी एड्रेस करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये जैसे हम मोबाइल देख रहे हो सपोज, ठीक है ना, और हम चीज़ें कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लिखी हुई आ गई और किसी को अगर नज़र नहीं आई तो मोस्टली मैं देखा है लोग यूँ जाके ना उसको देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस करके, या फिर किसी ने अगर प्रोटेक्टर लगाया हुआ है वो जो हिडन वाला डार्क, तो उससे भी लोगों को इशू होता है, ठीक है ना। कुछ लाइट अगर तेज़ कर दो तो उससे इश्यूज होते हैं। इसके बारे में भी बता दें फिर इससे किस तरीके से हम हैंडल करें। देखें, जो करीब की नज़र है वो तो प्रेस बायोपिया, उसके लिए तो डेफिनेटली अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि दूर पकड़ना पड़ रहा है, देखें एक सर्टेन टाइम तक तो आप दूर पकड़ के गुजारा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक में स्ट्रेन आने लग जाएगा, आपके सर में दर्द होने लग जाएगी, बिकॉज आपकी आंखें कॉन्स्टेंट स्ट्रगल में हैं वो देखने के लिए जो उनको नज़र नहीं आ रहा। तो उस स्टेज पे पहुंचने से बहुत बेहतर है कि आप ग्लासेस प्रिस्क्राइब करवा लें और उनको यूज़ करें एंड बी कंफर्टेबल, एंजॉय गुड क्लियर विजन। दैट इज़ मतलब वो एक प्लेजर है ज़िंदगी का। कोई आई ड्रॉप्स वगैरह जैसे लोग क्यूरिन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और भी दूसरे कोई कंपनीज के आई ड्रॉप्स आ गए जो लोग बहुत मोस्टली मूड होते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे सिगरेट्स पीते हैं या फिर कोई किसी किस्म का नशा या ड्रग करते हैं, तो उस पर भी मैंने देखा है कि वो आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी आंख लाल ना हो, सूजी भी ना हो, फील ना हो, रगे बाहर ना नज़र आए। तो ये आंखें ख़राब तो नहीं करती हैं या ये कुछ? देखिए, जो इस तरह के ड्रॉप्स हैं ना, उसके अंदर ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को टेम्परेरी ना कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, यानी कि वो सुकड़ जाती हैं और वो लाली गायब हो जाती है। तो ये आप कंटिन्यूस बेसिस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली उसकी वजह यह है कि आपको इनके साथ रेजिस्टेंस हो जाती है, आप इकट्ठे 3-4 दिन के बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है। दूसरा, इनमें माइल्ड सा स्टीरॉयड भी होता है। तो अब ये नहीं पता कि हर बंदे के लिए स्टीरॉयड का इफेक्ट डिफरेंट आता है। मतलब ये अच्छा खासा स्टीरॉयड है, इसमें माइल्ड स्टीरॉयड होता है। हाँ, ये वैसे मैंने चेक किया था, हम लोग शूट्स वगैरह करते हैं ना, तो स्टिल शूट्स के लिए हमारी आंखों में वो लेंस के बाद डाला जाता है। उससे होता ये कि अगर एक आंख में चला गया है और दूसरी में तो एक बड़ी हो जाती है एक छोटी हो जाती है, उसको बैलेंस भी कर रहे होते हैं। तो ये इतना गंदा स्टीरॉयड इसका काफ़ी इमीडिएट इफेक्ट आता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो जैसे वो पेशेंट्स हो जिनको बहुत एक्यूट एलर्जी हुई हो, या कुछ इस किस्म की जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो वो आपको एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए, जब तक कि आपकी मेन ड्रग आपके अंदर जानी शुरू नहीं होती है। बाकी जहाँ तक आर्टिफिशियल टीयर्स हैं, बिकॉज अब स्मॉग का भी टाइम आया हुआ है और ड्राई आई बहुत कॉमन है, पूरे पाकिस्तान को ड्राई आई है तकरीबन। तो आर्टिफिशियल टीयर्स ऐसी चीज़ है जो ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल होती हैं एंड आप उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं। जी, आर्टिफिशियल टीयर्स जो कि सिर्फ टीयर्स हों, दे आर सेफ, मगर उनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं अकॉर्डिंग टू आपकी आंखें कितनी ड्राई हैं। तो वो आपको कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए वो तो आपको कोई देख के ही बता सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत इरिटेशन है, प्रॉब्लम है, तो आर्टिफिशियल टीयर्स इज़ द ओनली सेफ ड्रग जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली। जी, अच्छा, ये कुछ लोग आंख साफ करने के लिए कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हफ्ते में एक बार कर लेना चाहिए। कैस्टर ऑयल से आंखें जो है ना थोड़ा कॉटन बड में लगा के, उंगली से लगा के कैस्टर ऑयल से, हम जितनी भी ड्रामा एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं, जब हमें रोना होता है तो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वो लगाते हैं। तो उसके बाद हमें नहीं, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी नॉट द कैस्टर ऑयल। दोबारा मैं सब कुछ बोलती हूँ, रील मेरी ख़राब हो गई है। अच्छा, हम जितनी भी एक्ट्रेसेस होती है ना, जब हम लोगों को रुलाना होता है तो या ड्रामे में एक्टिंग करनी होती है तो हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आंखें जो है ना हमारी नम हो जाती हैं या फिर ग्लेयर आ जाती है, आंसू आ जाते हैं। मोस्टली ये कहा जाता है घरों में भी कि एक बार हफ्ते में जो है ना ग्लिसरीन लगा के आंखों को साफ़ करें, चाहे उंगली के पोर में लगा के या फिर कॉटन बड में लगा के, तो उससे आंखें साफ़ होना अच्छा है वो। तो इज़ दैट रियली गुड? आई डिसएग्री विद दैट। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आपकी आंख के अंदर एक केमिकल बैलेंस रखा हुआ है, जिसके अंदर ऑयल्स ऑटोमेटिकली आपकी अपर लिड्स के अंदर ग्लैंड्स रिलीज़ कर रहे हैं।
फिर एक पानी की लेयर है जो वो ऑयल्स कंटेन करते हैं, यानी कि बाहर नहीं गिरने देते वो पानी। तो जो केमिकल कॉम्पोजिशन अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी आंखों के लिए बनाया, उसको ये सारी चीज़ें करती हैं डिस्टर्ब। आर्टिफिशियल टीयर्स हम तहत मजबूरी देते हैं, वो भी एक सर्टन कॉम्पोनेंट है जो आपके आंखों के अंदर हम सेफली आपको दे सकते हैं कि आप ये डाल लें। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट कि आंखों के अंदर पानी के छट्टे डाल लें या आंखों के अंदर रोज़ वाटर डाल लें, कुछ लोग तो शहद भी डाल चुके हैं। रोज़ वाटर तो रोज़ ही लोग डाल के निकलते हैं, तो ये गलत है, इसका भी बता दें। जी ये गलत है काम, बिकॉज आप वो सारा कुछ फ्रिज में रखते हैं रोज़ वाटर की बोतल छोटी वाली, और उसको आंख ऊपर करके तो आई ड्रॉप ऐसे डाल के बच्चों को भी डाल के भेज रहे होते हैं कि आंखें ठंडी रहेंगी। नहीं, ये गलत है, बिकॉज आप सारा कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। आंखों में जो लोग पानी के छट्टे डालते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आंखें धुल गई हैं, मगर वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि जो आपका pH है आंख के पानी का, वो भी तो धुल गया है सारा। तो आपको सारा कुछ अब रीइंस्टेट होने में टाइम लगता है। कॉन्सिक्वेंटली इट बिकम्स अ साइकिल कि हर दफ़ा वो जब ठंडे पानी के छट्टे डालते हैं तो दे फील टेम्पररी रिलीफ, बट दे सून वांट टू डू इट अगेन बिकॉज वो आंख इरिटेट हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई की। आखिरी में एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि जो मुझे भी यहाँ से समझ आई है वो आप तक पहुँचाऊँ। ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं, जब मैं भी एक्टिंग करती थी तो मुझे रुलाया जाता था ये ग्लिसरीन से, और एक होता है विक्स की शीशी खोल देते हैं और उसको आंख के ऊपर रख के तो उसको कहते हैं देखो करीब लाके, और उससे ना आंखों में ग्लेयर और फिर आंसू आते हैं। या फिर विक्स को भी लेके तो थोड़ा थोड़ा साइडों पे ऐसे ऐसे लगाया जाता है आंख की बॉल के साइड पे, तो उससे भी ना हल्की हल्की जलन फील होती है, फिर उससे आंसू आते हैं। ये जितने एक्टर्स हैं इसी से रो रहे होते हैं। ये आपके लिए इतना ख़तरनाक है, आपकी आंखें ख़राब कर सकता है, अंधा कर सकता है आपको। देखिए अकल के अंधे तो हम होते हैं, तभी इन लोगों की बात सुन के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों की तो फिर या बाकी किसी ऐसे अहमक एक्टर की कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे रो लेना। मुझे भी किसी बड़े एक्टर ने ही कहा था कि बेटा ऐसे करो, ऐसे रोना, मैं लगी रही। उसी तरह सेट पे आवाज़ें आना शुरू होती हैं, ग्लिसरीन लाओ, ग्लिसरीन लाओ, ग्लिसरीन लगाओ, मेकअप आर्टिस्ट ग्लिसरीन लगा रहा होता है। तो ये चीज़ें ना अब ज़िंदगी से हमें दूर करनी पड़ेंगी। जो कुछ है अपने पुराने दुख दर्द याद करके रो लें, मगर ग्लिसरीन और विक्स के ज़रिए ना रोएं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट नाज़रीन, ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और ये आपका फेवरेट सेगमेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके पास अभी बात करने से पहले जो ब्रेक हमारी थी ना, उसमें भी मैं इनसे बड़ी सारी चीज़ें पूछ रही थी। देखें कुछ लोगों पे बड़ा एतबार होता है आपको कि जो आपको गाइड करेंगे वो सही गाइड करेंगे। मशवरा वैसे भी अल्लाह की अमानत है, हर चीज़ पैसा दुकान चमकाने वाली नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होती है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन वो होती है कि किसी ने आपको बताया कि शगुफ्ता के बालों में जुएँ पड़ गई हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। और नॉलेज वो होती है कि आपने खुद शगुफ्ता का सर देखा और आपको पता चला कि हाँ इसके सर में तो जुएँ पड़ गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जिनके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, सुनी सुनाई, और कुछ लोगों के पास नॉलेज। तो मेरे पास आज जो डॉक्टर है ना, उनके पास नॉलेज है। डॉक्टर मरियम मंजूर, वेरी यंग बट वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड, और डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हंसना क्यों शुरू हो गई? मैंने आपकी तारीफ़ की तो सच्ची सच्ची तारीफ़ की है ना, दिल से भी की है मैंने, आपको पता है, मगर आप हंसी क्यों? मुझे नहीं, मुझे वैसे आपकी उसमें असल में ज़माना ऐसा नहीं है ना कोई सच बताए। मेरे पे ना लोग बहुत एतबार करते हैं, सबको पता है कि मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी। नॉलेज आपके पास बहुत है। मैं अपनी बेटी के स्किन के लिए अगर हाइलुरोनिक एसिड भी लेती हूँ या कहीं से कोई ब्रांड खरीद रही होती हूँ, मैं इनसे पूछ रही होती हूँ कि मैं ये हाइलुरोनिक इस्तेमाल कर लूँ, बच्चों के लिए सेफ़, ठीक है? अगर बच्चे करना चाहते हैं सीरम वगैरह इस्तेमाल, मेरी बेटी 10 साल की करती है, तो वो मैं इनसे पूछ के करती हूँ। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी ऐसी आज हम बातें तो करेंगे, कॉल्स भी आपकी शामिल कर लेंगे, मगर हम मेन बात करेंगे जो मिथ है ना कि डर्माटोलॉजिस्ट जो है ना ये चीज़ें अगर हमें करके दे देती हैं या कर देते हैं तो उसके बाद जो है ना अपना पैसा बनाने के लिए तो हमारे ऊपर वो दोबारा हमें करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, या बस एक बार तो कहीं स्किन जल ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं एनीथिंग। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज कि कौन सी चीज़ें सही हैं या मिथ हैं या नहीं करानी चाहिए। मरियम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फिज़ा फॉर योर ट्रस्ट। और देखो मेरा भी हमेशा यही होता है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन
अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको सही और गलत का पता चले कि इलाज क्या है, और जस्ट जो इन्फॉर्मेशन या जो मौजूद है यूट्यूब, इंटरनेट पे या चैट जीपीटी से लोग आजकल अपना इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स बाद में उनको फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि उस पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती है, राइट इन्फॉर्मेशन भी होती है। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि जो बोटॉक्स के बगैर तो दुनिया अब रह नहीं सकती है, तो ये जो बोटॉक्स है, इज़ दैट रियली सेफ, और क्या इसको कराना चाहिए, किस एज से शुरू किया जा सकता है? ठीक है। अच्छा, बोटॉक्स सेफ़ है, ठीक है, और अब तो ये बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस जैसे मिग्रेन में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे जो टिक्स के मसले होते हैं जिसमें फेशियल मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स नहीं होते, कॉन्ट्रैक्चर्स होते रहते हैं, मूवमेंट्स होती रहती हैं, उनके अंदर हम बोटॉक्स यूज़ कर रहे हैं एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो बहुत इफेक्टिव हैं कि पेशेंट को उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती है और वो मसल रिलैक्स हो जाता है और फेशियल मूवमेंट बेहतर हो जाती है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होता है, ठीक है। तो बहुत सारी डिसऑर्डर्स में हम आजकल यूज़ कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव है। हाँ, अच्छा, अब ये देखें कि क्या है, कब से करवाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एज ना करें या आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट टू द ट्रीटमेंट्स ना हो, तो आप अर्ली एज से अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें, एंड देन आपको लगे कि फिर उससे होता है कि आपको बहुत फाइन लाइंस, रिंकल्स उतने नहीं पड़ते जितने कि उस पेशेंट को पड़ेंगे या क्लाइंट को जो कोई कभी किसी ने कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की, ठीक है। तो फिर आपको इतना ज़्यादा जल्दी बोटॉक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आपको आंखों के रिंकल्स आ गए हैं या इस तरह से है, या माथे पे बहुत ज़्यादा, या वॉल्यूम लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपने डाइट की है उससे एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया, तो उसके बाद अगर रिंकल्स पड़ रहे हैं या फिर झुर्रियाँ पड़ रही हैं या वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो फिर बोटॉक्स या फिलर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बोटॉक्स जो है कितने टाइम तक चलता है, और कौन सी कंपनीज जो हैं इसके लिए बेस्ट काम करती हैं? कोरियन के होते हैं, चाइना के होते हैं, अमेरिकन होते हैं बोटॉक्स, इनमें से कौन सी बोटॉक्स जो हैं अगर कोई लगवाना चाहता है तो कौन सी कंपनी का लगाया करें? नाम हम नहीं बता रहे, मगर अगर आप हमें ये भी बता देंगी ना कि कोरियन, चाइना एंड ऑल। देखिए, बोटॉक्स का जो टाइम पीरियड होता है 3 to 6 मंथ, इवन समटाइम्स 9 मंथ भी पेशेंट में चल जाता है अगर कुछ लोग अपना अच्छी केयर करते हैं, ठीक है। अच्छी केयर में क्या आ जाता है कि एक स्किन केयर रूटीन हो आपकी, जिसमें सन ब्लॉक हो, आपका अच्छा मॉइस्चराइज़र हो, हाइड्रेटेड स्किन हो आपकी, और आप रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स भी इस्तेमाल करते रहें, तो आपका जो बोटॉक्स है वो ज़्यादा अरसा भी चलता है। कुछ लोगों में एजिंग फास्ट होती है और कुछ लोगों की एजिंग स्लो होती है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कुछ लोग अपना बहुत ख्याल रखते हैं, सन आउटसाइड एक्टिविटीज़ कम करते हैं या करते भी हैं तो विद प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो 3 to 6 मंथ रफली चल जाते हैं, उससे ज़्यादा भी चला सकते हैं। नंबर 2, आप सबसे अच्छा इसमें जो है ना वो एलर्जन का बोटॉक्स होता है जो हमें नाम पता ही है, ठीक है। इसके बाद कोरियन और चाइनीज़ भी अच्छे हैं, बट उनका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो फिर ये, और ये किस कॉस्ट के होते हैं? एक इंजेक्शन किस कॉस्ट का होता है? चेहरे पे अगर लगवाते हैं तो क्या एक इंजेक्शन इज़ इनफ? देखिए, डिफरेंट होता है बोटॉक्स का, और एक पेशेंट को कितने चाहिए होते हैं, हम इसमें एक दफ़ा लगाने के बाद री-एवैल्यूएट करते हैं, बिल्कुल री-एवैल्यूएट करते हैं कि क्या इस पेशेंट को कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की है, तो फिर हम टचअप के तौर पर नेक्स्ट सेशन में करते हैं। कॉस्ट में? वन टाइम में हम नहीं आपको बता सकते कि इतना रफली इतना लगता है। एक रफ यूनिट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं कि आपने इन जगहों पर लगाने, लेकिन हर पेशेंट पे वन रूल फिट ऑल नहीं आता। तो वैसे कॉस्ट क्या हो जाती है इसकी अंदाज़ा? देखिए, वो एक सबका अपना डिफरेंट होता है, अंदाज़ा जैसे चाइना के कोई लेता है या फिर तो वो थोड़े कम रेंज के हो जाते हैं, 20 से 30 हज़ार से शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो ओरिजिनल आप लेते हैं तो वो महंगा होता है। ओके। और ये सब बातें मिथ हैं कि एक जगह से फ्रीज हो जाएगा, फालिज जैसा चेहरा हो जाएगा, इसको करा के तो ख़राब हो जाती है स्किन भी, तो बोटॉक्स ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रिवर्स हो जाता है। इसका टाइम पीरियड है, रहेगा, फ्रीज करेगा और फिर छोड़ देगा। हाँ, और अब तो हम नेचुरल बोटॉक्स कर रहे हैं ना, इतना फ्रीज ही नहीं करते, थोड़ी सी मूवमेंट्स छोड़ देते हैं, तो सो दैट ऐसा लगता है कि नेचुरली है। चेहरा टाइट भी हो जाता है और रिंकल भी कम हो जाते हैं, और आपको एकदम से फ्रीजिंग लुक भी नहीं आती कि आप हंस ना सकें, बोल ना सकें, या आपका जो है कोई भी इस तरह का मसला हो जाए। अच्छा, मोस्टली लोग शिकायत करते हैं कि आजकल माशरे में जितनी भी औरतें हैं उनकी शक्लें एक जैसी हो गई हैं, क्योंकि वो जो फिलर है वो गालों में भर लिया जाता है, आंख के नीचे तक भर लिया जाता है, ये जगह पूरी फिल इधर तक ऐसे हो जाती है और हाई ऐसे ही उड़ जाता है गाल। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इसके बारे में प्लीज़ हमें एलैबोरेट कीजिएगा कि वो कहा जाता है कि अगर फिलर करवा लिया जाए तो उससे एक तो मुँह बहुत बड़ा आता है, ठीक है, मुँह बड़ा फील भी हो रहा होता है, गाल भी चौड़े चौड़े मुँह पर बहुत फील होते हैं, और उसके बाद वो जब गिरना शुरू होता है तो वो कोलेजन जैसे गिर रहा होता है स्किन का, उसी तरीके से वो भी गिरना शुरू हो जाता है। इसमें क्या हकीकत है? क्या वाकई वो गिर जाता है और वो फिर बर्बाद कर देता है? अच्छा, पहले ये था कि हम सेंट्रल फेस में ज़्यादा या मिड फेस में ज़्यादा फिलर करते थे, लेकिन अब साइड्स पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल इंजेक्टर्स हैं वो सारे साइड फेस की जो साइड्स हैं उन पे फिलर्स लगा रहे हैं, और बहुत कम हो गया। कैमरे में बता देंगे कौन सी जगह पे? जैसे पहले होता था कि हम इस एरिया में ना, आप जिसकी बात कर रहे हो कि ये मोटे हो जाते हैं, नोज या चिन बड़ी हो गई और इस तरह से, अब जो है वो साइड्स पे चल रहा है कि जो टेम्पल्स हैं और इधर करते हैं, या फिर रीस्ट्रक्चर या जो बायोस्टिमुलेटर्स आ गए हैं उनकी वजह से ये हो गया है कि फेस को वो नेचुरल लुक देते हैं, यंगर
यंगर लुक देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद उनको दोबारा लगवाना पड़ता है, लेकिन ये कि वो उस तरह से जमा नहीं होते, वो ख़त्म हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो डिसॉल्वेबल होते हैं जी, अब जो आ रहे हैं वो डिसॉल्वेबल आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं पहले वाले जो थे, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि कॉस्ट, अच्छी कॉस्ट का करवाएंगे तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे क्योंकि फिलर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस, और बहुत से लोगों को फिलर के बारे में सही से पता भी कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद हम ये भी बताएंगे कि एक्चुअली फिलर होता क्या है, जिन लोगों को बहुत शौक है, सुन रहे हैं बात कि कराना भी है और किस काम के लिए है, तो इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ओके जी, अब हम पूछेंगे बड़ों के बारे में भी और बच्चों के बारे में भी कि जो ये मिथ है कि भाई अगर छोटी बच्चियां हैं और उनको लेज़र की कोई ट्रीटमेंट करानी है, हेयर रिमूवल के लिए कोई उनको अपनी सेटिंग्स करवानी है, तो वो किस एज से करवा सकती हैं बच्चियां, और ये किस एज तक कराते कराते जो है हेयर बिल्कुल हमेशा के लिए जो है ना वो रिमूव हो जाते हैं, तो ये प्लीज़ हमें इस पर भी गाइड कर दें। अच्छा देखिए, अगर बहुत फेशियल हेयर थिक हैं तो आपको उसमें लेज़र हेयर रिमूवल ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो किस एज से शुरू कर सकते हैं? आफ्टर प्यूबर्टी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब एटलीस्ट बच्ची 13-14 साल की हो, और अब तो 9-10 के बाद आप, इट डिपेंड्स एवरीवन के, सबकी मैच्योरिटी का लेवल डिफरेंट होता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा थिक आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें हम जितना अर्ली कर लेंगे उतना ही फ़ायदा होता है आपको। और इसकी कितनी सिटिंग्स चाहिए होती हैं जिसके बाद जो है ये हेयर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं? यूजुअली 6 to 8 रफली, ठीक है। कुछ का 6 में भी ख़त्म हो जाता है ट्रीटमेंट, कुछ का 8 to 10 में भी चला जाता है। इट डिपेंड्स कि लेज़र टाइप कौन सा है, हेयर फॉलिकल कैसा रिसेप्टिव है, अच्छा है, वो जल्दी पिक कर रहा है, और आप रेगुलर ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। ये ना हो कि एक लेने के बाद कहें कि मैं गई ही नहीं थी। अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमने लेज़र लिया, लेकिन कितनी दफ़ा जब पूछो तो कहते हैं 1 या 2, तो 1 या 2 सेशंस आर नॉट इनफ। अच्छा, अब ये जो शॉय होती हैं, तो जैसे कुछ माएँ डरती हैं कि अगर हम बच्चों को करवा देंगे, अब 13-14 साल की अगर कोई बच्ची उसको हेयर रिमूवल के लिए लेज़र करवा रहे हैं, तो कोई उसकी शॉय जो है उसको उनको जला तो नहीं देंगी, बर्न तो नहीं कर देंगी? क्या ऐसे केसेस सामने आते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। IPL जो होता है ना, लाइट थेरेपी, उससे बर्निंग होती है, ठीक है। जो लेज़र है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक, लाइक जो अगर है ना 808 की है या 750 नैनोमीटर है, 1064 है, जो भी है वेवलेंथ, वो एक स्पेसिफिक होती है, तो वो बर्न नहीं करती। और आप तो ये हम बता सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस वेवलेंथ पे चाहिए? नहीं, वो आपका डॉक्टर इतना होना चाहिए कि वो खुद ही देख के बताए कि ये इसके लिए ये है। जैसे हम अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, आपके हेयर्स पे ये वाला लेज़र नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपका होता है, या फिर सेफ्टी होती है कि देखना होता है कि क्या किस पेशेंट के लिए कौन सा लेज़र होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, वो आप नहीं स्पेसिफिकली, आप ज़्यादा बेहतर नहीं जज कर सकते, डॉक्टर बेहतर जज कर सकता है कि ये जैसे फाइन लाइंस, फाइन हेयर्स के लिए अलग होता है, ठीक है। थिक एंड कोर्स हेयर के लिए अलग होता है। हाँ, ये मैं आपको रफली बता सकती हूँ कि जैसे फाइन हेयर हैं और थिन हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर अलेक्जेंड्राइट लेज़र जो होता है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या लॉन्ग पल्स यूज़ करते हैं। फिर जो थिक कोर्स हेयर होता है उस पर डायोड का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और डायोड में ये तीनों वेवलेंथ्स होती हैं जो मैंने बताई हैं। अच्छा, अब ये जो रेड लाइट होती है जो फेस पे दी जा रही होती है, सैलून्स में अब तो फेशियल के बाद भी दी जा रही होती है, और डर्मा फेशियल्स हो गए और हाइड्रा फेशियल्स हो गए, उनमें भी बहुत सी किस्म की लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इज़ दैट ऑल सेफ़? क्योंकि वो तो डॉक्टर्स नहीं कर रहे, वो तो पार्लर्स और सैलून्स में हो रही हैं। सैलून्स वालियाँ जो होती हैं वो इस तरह की एजुकेटेड तो नहीं होती हैं, तो क्या हम इस तरह के फेशियल्स ले सकते हैं? इज़ दैट ऑल सेफ़? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन इक्विपमेंट, ठीक है, कि वो कैसा है। और सबके पास एक क्वालिटी का या अच्छा हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट नहीं होता। जो अच्छी रेड लाइट थेरेपीज़ या वो मास्क हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, और जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो उस क्वालिटी के नहीं तो हमें तो कहा जाता है कि हम बहुत महंगे सिरम्स जो है ना इसके अंदर ऐड करते हैं, नहीं, वो डर्मा फेशियल या हाइड्रा फेशियल, इसके अंदर हमने ये बूस्टर डाला हुआ है, ये इसके अंदर हमने ये ग्लो सिरम्स डाले हुए हैं, ये आपकी स्किन को जवान बना देगा। अगर आपका वो बहुत अच्छा सैलून है, ठीक है, जैसे कुछ बहुत अच्छे सैलून्स हैं, ठीक है, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, तो वाई नॉट आप वहाँ से करवाएं। लेकिन ये जो बहुत लोकली अवेलेबल है उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अच्छा, मुझे तो फेशियल वैसे भी वो जो हाथ का फेशियल है जो मुँह पे थोड़ा सा सही से मसाज करते हैं, मुझे उस पर चेहरा ज़रा मुझे लगता है निकल के आया, स्किन निकल के आई है, मुझे हाइड्रा वगैरह सूट नहीं करता। और मुझे पता नहीं, या शायद मैंने सैलून से करवाया कहीं, अभी डॉक्टर से नहीं करवाया, तो ये फ़र्क है डॉक्टर्स और सैलून की जगह का? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो जो हाइड्रा फेशियल है ना वो वाटर फेशियल, इट्स लाइक वाटर फेशियल, यानी आपने सीरम की मदद से फेशियल करना है। हमें अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि फेशियल में
टूल्स वाले स्टेप्स Massage जो है and ना all, हाँ। उससे निकल के ये न्यू है ना, इसके अंदर आपने अब देखो कि नई टेक्नोलॉजीज जो नई रिसर्च है वो कहती है कि इतना ज़्यादा फेशियल वाइब्रेशंस नहीं देनी, ताकि आपकी वो जितना स्किन को खींचेंगे, वैक्स भी तो इसीलिए ज़्यादा मना करते हैं कि आप जितना उसको अगेंस्ट द वो खींचते हैं ग्रेविटी, उतना ही सैगिंग का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो आप जितना उसको इस तरह से रगड़ते हैं उतना ही फेस लटकने का चांस ज़्यादा होता है। जो चाइना कोरिया में मसाज आए हुए हैं जिसमें मसाज करके फेस लिफ्ट करते हैं, वो लिम्फेटिक मसाज, उनकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज करा रहे होते हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन हमारे मीडिया ने भी तो आजकल मसाज पे डाल दिया है मरियम, देखिए हर जगह पे यही हो रहा है कि वो आपको बताते हैं कि इस टूल से मसाज करो, उस टूल से चेहरे को इधर करो, ये जॉ लाइन को मसाज उधर खींचो, आंखों पे उधर ऐसे करो, हर किस्म का पत्थर का टूल, टेढ़ा टूल, पता नहीं कौन कौन से। दे आर नॉट इफेक्टिव एंड नॉट रिकमेंडेड मोस्ट इन मोस्ट केसेस, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग आपको किसी ने बहुत ये इसी चीज़ को सही एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक के बाद, कि हमारे चेहरे पे जो टूल्स निकल आए, जो सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, इज़ दैट रियली वर्क्स, या फिर हमारे कोलेजन का जो है ना सारा ब्लास्ट कर देती है कहानी को। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ओके, वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं मरियम से। वो हमें ये बता रही है कि जो टूल्स वगैरह जो आजकल सोशल मीडिया पे देख के हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, कि अपर लिफ्ट जो है उसको मसाज करना है उन टूल्स के ज़रिए अपने चेहरे को, उससे जो है आपको टाइटनिंग फील होगी, ऐसे फेस लिफ्ट फील होगा। तो मरियम ये बता रही है कि वो चीज़ें आपकी स्किन के लिए सही नहीं है, वो किस तरीके से, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा देखिए, टूल्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे किस एरिया पे प्रेशर देना है, या तो आपने इसके लिए कुछ ट्रेनिंग ली हो, ठीक है, वरना अदरवाइज अगर आप करना चाहते हैं तो फेशियल एक्सरसाइजेज जो हैं, फेस का योगा जो एक्सरसाइज हैं वो करें, ठीक है। और वैसे भी ओवरऑल एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उससे बहुत बॉडी पे फ़र्क आता है, ठीक है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बेहतर होती है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय कि आप एक एरिया को करें। और दूसरा ये होता है कि हाँ, ये ट्रांजिएंटली आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है कि फॉर 1 आवर 2 आवर आपका फेस लिफ्टेड फील होता है, तो फंक्शन है, ये जाने से पहले आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ रेगुलर बेस आप इसे प्लीज़ ना इस्तेमाल करें। तो ये टूल्स के ज़रिए सिरम्स को एब्जॉर्ब करवाना, ऐसे भी टूल्स हैं? नहीं, वो वाले भी? हाँ, वो जो स्टैंपिंग खासतौर पे आजकल हाँ, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जी। वो समटाइम आपको नहीं पता चलता, आप बहुत ज़्यादा डीप भी लगा देते हैं, कहीं प्रेशर, क्योंकि आपको भी पता है ना कि फेस पे हर एरिया एक जैसा नहीं है, स्किन की थिकनेस हर जगह पे डिफरेंट होती है। हम माइक्रोनीडलिंग करते हैं तो हम फेस पे फॉरहेड, नोज, लिप्स, इधर या जो चिन और अंडर आई एरिया, इस पे सब पे डेप्थ चेंज करते हैं, तो उसमें तो डेप्थ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है कि रप्चर होती है, और फिर उसके बाद स्कारिंग और आहिस्ता आहिस्ता छाइयाँ जो फिर लोगों को पड़ती हैं, वो कहते हैं हम टूल्स यूज़ करते हैं तो उसके बाद छाइयाँ पड़ गई, जल गया, ख़राब हो गई स्किन, रिपेयरिंग नहीं हुई प्रॉपर, तो फिर ये वाले मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो वाई नॉट आप ये विशियस सर्कल स्टार्ट ना करें, आप सीरम लगाएं, उसको हाथ से एब्जॉर्ब करें, बहुत ज़्यादा है तो कोई 1-2 टूल्स रख लें, बट कोई बहुत ज़्यादा शार्प टूल्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एक्सफोलिएटिंग की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम लोग तो शुरू से ही जो चीनी है इससे एक्सफोलिएट करते थे, या फिर ब्राउन शुगर हो गया, या कोई ऐसे चावल के दाने पीस के, और दूसरी ऐसी जो है हुस्न यूसुफ हो गया, ऐसी चीज़ों से स्क्रबिंग बनाते हैं, अखरोट के दानों से उनको पीस के। तो आप हमें इसके बारे में ज़रूर गाइड करें कि ये वाले जो स्क्रबिंग होते हैं, आजकल लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये जो है स्किन को एक्सफोलिएट तो कर रहे होते हैं, मगर साथ साथ ही आपकी स्किन के पोर्स भी खोल देते हैं और आपकी स्किन को बहुत डैमेज और रफ़ कर देते हैं। तो इज़ दैट राइट? ये क्या सिर्फ मिथ है या सही है? नहीं, ये राइट है कि अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो आपको जाहिर सी बात है आपकी स्किन को रप्चर करता है और उसमें माइक्रोपोर क्रिएट करता है, फिर दाने और वाइट हेड्स अगर जैसे कोकोनट ऑयल में थोड़ी सी चीनी डाल के, या किसी कॉफ़ी में हनी के साथ उसमें थोड़ा सा, कॉफ़ी वाला ठीक है, आप कॉफ़ी वाला करें, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा जितने ज़्यादा क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाती है तो पार्टिकल उस तरह नहीं रहते, चीनी भी डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो शुगर स्क्रब अच्छा है, वो कॉफ़ी स्क्रब आप कर सकते हैं, बट ये कि बहुत ज़्यादा अगर आपको लगे कि किसी भी स्क्रब को या किसी भी क्रीम या प्रोडक्ट को लगाने से आपके चेहरे पर जलन हो रही है तो उसको सबसे पहले उतार दें। अच्छा, और एक और मैं आपको बताऊंगी, कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो कहती हैं कि मैंने ना रोज़ वाटर, ग्लिसरीन और वो बनाया है जो कि हम भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसमें ना मैंने लेमन भी डाला हुआ है, लेकिन अब चुभ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कब बनाया था, कहती 2 हफ्ते हो गए। तो 2 हफ्ते का लेमन डला हुआ, तो देखिए वो लेमन तो है, वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़राब हो जाता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो फिर बर्निंग करता है। भी नींबू डाला है वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी तो मैं पेशेंट को ये कहती थी कि अगर आपको बहुत ऑयली स्किन है तब आप एक तो यूज़ करें, वैसे ही आजकल सर्दियाँ हैं, ड्राई स्किन है तो लेमन को निकाल दें, ठीक है। नंबर 2, अगर आपकी ऑयली है तो आपने डालना है तो फ्रेश 1 कतरा डाल के उसको उसी वक्त लगा लें, ताकि वो पड़ा ख़राब ना हो जाए। अब 2 हफ्ते बाद तो वो ख़राब ही होगा ना, चाहे फ्रिज में भी रखें तो इतने दिनों का पुराना लेमन एक महलूल में डला हुआ है तो वो सही नहीं रहता। तो आप ग्लिसरीन एंड रोज़ वाटर मिला के रखें, बट उसमें कोई भी इस किस्म की चीज़ ऐसी ना डालें जो डिकम्पोज हो रही हो,
ठीक है। अच्छा अच्छा, कोई भी क्रीम या लोशन जो है वो ग्लिसरीन और इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ग्लिसरीन और रोज़ वाटर वैसे भी बहुत अच्छा टोनर है, आप जितने दिन में जितनी मर्जी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल लें, लेकिन वही बात कि जो जितना आपने अभी लगाना है उसमें डाल लें, बाकी पूरे में ना डालें और बाकी को फ्रिज में रख दें, ठीक है। और जब अगर आपको लगे कि नॉर्मल है तो सिंपल वैसे यूज़ कर लें। और अच्छा, ऑयल केमिकल एक्सफोलिएटिंग में क्या फ़र्क है? वो चीज़ अभी रेकमेंड है, वो कर सकते हैं घर पे भी कोई आम इंसान कर सकता है या फिर ये डॉक्टर्स के पास जाके करवाना ज़रूरी है? बिल्कुल, केमिकल एक्सफोलिएंट इज़ अ वेरी गुड मेथड, ठीक है। ये पीलिंग के कैटेगरी में ही आता है और पहले फिजिकल एक्सफोलिएंट थे, लेकिन अब रिसर्च के साथ साथ केमिकल एक्सफोलिएंट आ गए हैं। केमिकल एक्सफोलिएंट में क्या होता है कि आपने उस क्रीम को या जो सीरम है या जो सोल्यूशन है उसको लगाना होता है और कुछ टाइम के बाद उतारना होता है। अगर आपको इरिटेशन स्टार्ट हो जाए तो फ़ौरन रिमूव कर दें, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जो सिरम्स वगैरह हम लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं, जो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, वो अब हमारे चेहरे पे काम करना ख़त्म कर गई है, तो वो शायद इस वजह से भी क्योंकि हमारी स्किन एक्सफोलिएट नहीं हुई हुई होती है तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रही बिल्कुल होती ऐसे ही है। और इन कॉजेज़ की वजह से हम ये कहते हैं शायद हमारी क्रीम फारिग हो गई है, चाहे जितनी भी महंगी हमने ली हो। तो ये रीज़न होता है? ये भी रीज़न होता है। तो आपने जो केमिकल एक्सफोलिएंट हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं घर पे, लेकिन 5-10% के अंडर, ठीक है। अच्छा। लेकिन और अगर कब आप देखें, डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है। जैसे डार्क अंडर आर्म्स हैं, डार्क नेक है, डार्क हैंड्स हैं, नकल्स हैं, इनके ऊपर आप घर पे आराम से जो 7% वाला ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है, 5% मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और नंबर 2 ये कि अगर आपको वो 5 to 10 मिनट्स में बर्निंग कर रहा है तो आप उसे उतार दें, बहुत देर, आधा घंटा, ये पूरी रात रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सफोलिएट करके उसके ऊपर उसके अच्छा बाद मॉइस्चराइजर लगा लें और इरिटेट ना करे तो रख सकते हैं? यस, फिर आप थिक मॉइस्चराइजर लगाएं ओवरनाइट के लिए और 2-3 दिन मॉइस्चराइज करें, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ये ना हो कि आप रोज़ाना ही एक्सफोलिएंट लगाएंगे तो इतनी तो स्किन नहीं आएगी नहीं ना, तो फिर वो बर्निंग करेगी अब और आपको इनइफेक्टिव भी हो तो जाएगा। हफ्ते में एक बार? हफ्ते में एक दफ़ा ये यूज़ पे कि अगर आपकी इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब हो रही और आप अच्छा मॉइस्चराइज़र रोज़ाना लगाते हैं तो आप महीने में एक दफ़ा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा गाइड किया आपने, बहुत सी मिथ और जो सही चीज़ें हैं उनके बारे में हमें गाइड किया। अपनी स्किन का ख्याल रखें क्योंकि आपका चेहरा और आपका जिस्म जो है वो आपके उसी तरह जैसे आपके ऑर्गन्स हैं अंदर आपके जिस्म के अंदर वो काम करते हैं, उसी तरह जो आपके ऊपर दिखने वाली जो ऊपरी स्किन है वो भी काम करती है। जब वो और उसको भी सांस चाहिए, उसको भी वो भी ब्रीथ करती है, तो वो जब ग्लो करेगी, हेल्दी होगी और उसको आप साफ़ रखेंगे, उसको नीट रखेंगे तो वैसे ही आप खूबसूरत लगेंगे। चाहे आपके हाथ हों, आपके पैर हों, आपका चेहरा हो, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, खूबसूरत लगें। हम आपसे मुलाकात करते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।